आप उस जाति से संबंध रखते हैं जिस जाति के व्यक्ति से अगर हम सट गए तो कहते थे ना 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 ना। कोई टीचर आपको बाथरूम साफ करवाए थे? हाँ, एक टीचर था। आप कितने अच्छे कपड़े पहन लें, कितने अच्छे ऑफिसर बन जाए, कितना अच्छा कमा ले, कितना करोड़पति हो जाए, कुछ भी हो जाए, लखपति हो जाए, आपकी जाति की वजह से आपसे नफरत की ही जाती रहेगी। भंगी है तो भंगी है ना। अब बताइए क्या करें। हमारे पिताजी मोस्टली जो है ना भट्टे पे ईंट निकालते थे, तो हम भी सहायता करते थे भट्टे पे ईंट निकालने में। हमारे पिताजी भी चाहते थे कि हम सफाई का काम ना करें, और सुअर चराते थे तो सुअर मर जाते थे। सुअर मरने के बाद तो क्या करें, कर्जा उतारना है। केमिस्ट्री के टीचर ने कहा कि लैब में तभी आना है जब चप्पल पहन ले। तो ये समझिए कि मैंने पहली बार चप्पल लाइफ में कब मिली हमें, 11वीं में या शायद 12वीं में। तब हमारे प्रैक्टिकल शुरू हुए केमिस्ट्री के, तब हमने पहनना शुरू किया। 82 तक मैं कागज बीनने का काम किया। उसने देखा कि वाल्मीकि लिखा हुआ है, कास्ट में सर्टिफिकेट जो बना हुआ है वो वाल्मीकि के नाम से बना हुआ है, तो क्या करोगे आप, सफाई का काम कर लो ना। हाँ, ऐसे बोला कंडक्टरी ने। बिल्कुल। 80 में मैं भी कागज बीनता रहा, लेकिन मैंने बीए फर्स्ट ईयर कर लिया प्राइवेट। छठी क्लास में बाबा साहब को पढ़ा था कि बाबा साहब इतने ज़्यादा पढ़े लिखे थे कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा विद्वान थे, और उन्होंने इतने कष्टों में पढ़ा था। तो वहाँ से मुझे ऐसी प्रेरणा मिली कि मुझे पढ़ने का जो है बड़ी ज़बरदस्त लगन लग गई, और मैं कंडक्टर के दौरान भी पढ़ता रहा। किताब वाला कंडक्टर के नाम से मुझे पहचानने लगे थे कि वो, अरे वो किताब वाला कंडक्टर। अच्छा, कंप्यूटर सीख लिया जब भारत में आंदोलन चल रहा था, कंप्यूटर विरोधी आंदोलन। मैं 85 में कंप्यूटर सीखे? कंप्यूटर का कोर्स किया 85 में? 85 में। 86 में एक और कोर्स किया, CMC, जो भारत सरकार की सबसे बड़ी कंपनी होती थी। मैंने होम मिनिस्ट्री ज्वाइन कर लिया। बचपन में नाम के चलते स्कूल में एडमिशन नहीं होता था। नाम रमेश भंगी। कई स्कूल में नाम लिखवाने की कोशिश की गई, नाम नहीं लिखाया। फिर नया स्कूल खुला तब नाम लिखाया। बचपन में कागज़ चुनते थे, कंडक्टरी का काम किए। उसके बाद ट्रांसलेटर बने भारत सरकार के गृह मंत्रालय में। उसके बाद ऑफिसर बने गृह मंत्रालय में, ट्रांसलेटर के पद पे ही जो। उसके बाद फिर 4 साल के लिए पार्लियामेंट भी गए। अच्छा। और पार्लियामेंट के बाद जो है फिर गृह मंत्रालय में आए, ट्रांसलेशन ऑफिसर के रूप में, UPSC पास करके, और वहीं से उसी पद से रिटायर हो गए। अच्छा, प्रमोशन नहीं हुआ लेकिन। हाँ, तो आप परिचय जान चुके होंगे। रमेश भंगी साहब हैं, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, और एक ऐसे वर्ग से जिनको अछूत कहा जाता है, जिनसे लोग छुआते हैं। हमारे बिहार में बोला जाता है कि छुआते हैं। हाँ। आपके साथ खाना नहीं खाना पसंद करेंगे, आप घर चल जाएंगे तो बचपने में कहता था अरे मत सटो, ऐसे कर लो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हैं, सट गया, मख गया, अरे उसमें सट गया, जाओ नहा लो। माने आप उस जाति से संबंध रखते हैं जिस जाति के व्यक्ति से अगर हम सट गए तो कहते थे ना 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 ना। और ये अगड़ी जात के लोग खाली नहीं करते हैं, OBC भी करते हैं, दलितों की दूसरी जातियां भी करते हैं। बिल्कुल। अरे हमारे तरफ भंगी को डोम जाति बोला जाता है, मेहतर बोला जाता है बिहार में। तो उस जाति से आप आए सर, और UPSC क्वालिफाई करके ऑफिसर बने, ट्रांसलेटर ऑफिसर, ट्रांसलेटिंग ऑफिसर क्या बोलते हैं? हाँ, ट्रांसलेशन ऑफिसर। तो कैसे कैसे ये सफ़र रहा, बचपन में क्या क्या दिक्कतें? हाँ, देखिए, शुरुआत में, बचपन में, जैसा आपने शुरुआत में कहा था कि हमें एडमिशन नहीं मिला था एक बार। मेरे गांव में भी नहीं मिला। गांव कहाँ से? गांव है हमारा मलकपुर गांव है, उत्तर प्रदेश में, जिला बागपत में, तहसील बड़ौत में मलकपुर गांव है। वहाँ पे बचपन में एडमिशन नहीं मिला। फिर मेरी बुआ के यहाँ मुझे भेज दिया कि वहाँ भी नहीं मिला एडमिशन। फिर एक नया स्कूल हमारे यहाँ चौपाल में नया स्कूल खुला था, तो वहाँ मेरा एडमिशन हो गया, और वहाँ मैंने 5वीं तक की पढ़ाई की। फिर बड़ौत में जो है पढ़ाई की 10वीं तक की। उसके बाद जो है नाम बदलना पड़ा इस बीच आपको? हाँ, नहीं, नाम तो जो है, नाम तो जो स्कूल में जो नाम था शुरुआत में, तो वो रमेश भंगी था। स्कूल में, स्कूल के जो कटता है ना, वो क्या बोलते, TC। उसके बाद जो है, जो छठी क्लास में एडमिशन कराया, तो वहाँ वाल्मीकि हो गया, रमेश वाल्मीकि। हाँ। उसके बाद फिर जो है वो फिर दोबारा से फिर रमेश भंगी हो गया।
सर्टिफिकेट, उन्होंने देखा कि मूल प्रमाण पत्र में तो भाई वो भंगी लिखा हुआ है, वाल्मीकि कैसे है। क्योंकि मैं भी जो संस्तरण होता है ना, जातीय संस्तरण, मैंने भी सोचा कि भंगी अच्छा नहीं होता, इसलिए मैंने भी वाल्मीकि लगाया था। तो लेकिन टीचर ने फिर वो कर दिया। फिर 8वीं 9वीं 10वीं तक पहुँचते पहुँचते थोड़ा सा और सोचा कि इसको और संस्तरण कर लिया जाए, नाम में चेंज करके अपने आप को थोड़ा सा समझा जाए। तो गोत्र गहलोत है तो हमने सोचा गहलोत लगा दो। तो उसके बाद वो फिजिक्स का टीचर था, उसने समझा रही ये गहलोत क्या होता है, सारा चूड़ा है तो गहलोत लगाएगा। तो उसने इतना डांटा कि मैं फिर 10 फिजिक्स में 11वीं में फेल हो गया। 10वीं तो हम किस तरह से पास कर गए थे, तो इस तरह से वो फेल हो गया। तो फिर वो 10वीं में एक टीचर ने वो गहलोत जो है ना वो हटा दिया। उस जमाने में हमें ना पद दलित बोलते, जैसे आजकल ये दलित सम्मेलन था ना, तो यहाँ तो दलित भी नहीं था, वहाँ पद दलित लिखते थे पहले। एक परिगणित होता था, ये 74 की बात बता रहा हूँ। तो शायद वो नया नया ही चल रहा था उस जमाने में, जैसे बिहार में महादलित हैं वैसे। हाँ, ऐसे ही उसमें हरिजन क्या पद दलित, महादलित नहीं, पद दलित, पदों से दलित कर दिया गया जिसका। अच्छा। और एक था परिगणित, मुझे नहीं पता परिगणित क्यों बोलते, शायद शेड्यूल कास्ट के लिए एक हिंदी का शब्द रहा होगा। तो इस तरह से ये चलते हुए चले गए और 10वीं हो गई और 11वीं में फेल हो गए। वो टीचर, फिजिक्स वाले टीचर की वजह से, मतलब अच्छा माहौल नहीं वजह से दिल टूट गया था। तो पेरेंट्स ने फिर भी पढ़ाते रहे, लेकिन फेल हो गए दोबारा से। फिर 12वीं में भी फेल हो गए, एक बार 11वीं में पास हो गए तो 12वीं में फेल हो गए। फिर एडमिशन स्कूल में मिला नहीं, फिर 78 आ गया इस तरह से। तो ये पढ़ाई छोड़ने कितने दिन बाद हो गया? पढ़ाई छोड़ क्या चीज़, 12वीं फेल हुए कितना? भाई देखिए 74 में तो वो किया, 75 में 11वीं हो गया, 76 में फेल हो गए ना। तो 1 साल और हमने फिर छोड़ दिया। तो फिर दोबारा से एक साल बीच में हमने गैप मार दिया, तो 78 आ गया। तो 78 में हमने छोड़ के फिर 78 में दिल्ली चले आए कि पेरेंट्स की सहायता करनी है। इन बिटवीन हमारे मन में हमेशा यही बना रहा कि पेरेंट्स की सहायता करनी है, क्योंकि गरीबी इतनी थी ना। क्या करते थे मम्मी? मम्मी पापा जो है वो भट्टे में ईंट निकालते थे। वो सफाई का काम बहुत कम हमारी माँ करती थी, कैजुअल क्या मतलब डेली बेसिस पे करती थी। लेकिन हमारे पिताजी मोस्टली जो है ना भट्टे पे ईंट निकालते थे, तो हम भी सहायता करते थे भट्टे पे ईंट निकालने में। हमारे पिताजी भी चाहते थे कि हम सफाई का काम ना करें, क्योंकि जो बाकी जो हमारे समाज के लोग हैं वो तो सोचते हैं कि सफाई का काम कर लें, लेकिन हमारे पिताजी का हमेशा ये रहा कि ये काम छोड़ो, ये सही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, फिर भट्टे पे ईंट निकालना मंजूर किया। स्कूल से आके हम भी भट्टे पे ईंट निकालते थे, लेकिन हमेशा ये बना रहा कि पेरेंट्स की सहायता करनी है। कर्जा हो जाता था और सूअर चराते थे तो सूअर मर जाते थे। सूअर मरने के बाद तो क्या करें, कर्जा उतारना है, तो मन में यही रहता था कि पेरेंट्स की सहायता करनी है। तो अल्टीमेटली दिल्ली आ गए 78 में। फिर 78 में दिल्ली में रजिस्ट्रेशन करा लिया बस कंडक्टर के लिए। तो वहाँ बस कंडक्टर के लिए जब गए तो उसने बोला क्लर्क ने कि भाई, उसने देखा कि वाल्मीकि लिखा हुआ है, कास्ट में सर्टिफिकेट जो बना हुआ है वो वाल्मीकि के नाम से बना हुआ है, तो क्या करोगे आप, सफाई का काम कर लो ना। हाँ, ऐसे बोला कंडक्टरी ने। बिल्कुल, दरियागंज में रजिस्ट्रेशन होता था बस कंडक्टर के लिए। दिल्ली में और भी वो थे जिन्हें रोजगार कार्यालय बोलते ना, तो बहुत सारे थे, लेकिन रोजगार जो बस कंडक्टर का जो होता था वो दरियागंज में ही होता था। उसने बोला था, मुझे आज भी याद है। तो लेकिन वो हो गया रजिस्ट्रेशन, तो उसका तो कहना था, उसने अपने मन की बात कह दी, रजिस्ट्रेशन हो गया, तो मैं बस कंडक्टर 82 में बस कंडक्टर बन गया। लेकिन 78 से 82 तक मैं कागज़ बीनने का काम किया। कागज़ बीनने का मतलब जो कबाड़ी के यहाँ जो कागज़ आते थे उनको सेग्रीगेशन, उनका अलग अलग करके उसके यहाँ काम करते थे। वहाँ काम इसलिए करना पड़ता था क्योंकि मुझे शेल्टर की ज़रूरत थी, मतलब कहाँ रहूँगा, खाऊँगा क्या, छत की ज़रूरत थी, छत और खाना दोनों चीज़ें। तो जहाँ हम काम करते हैं वहाँ 150 रुपये मिलते थे। 150 रुपये में उसी के यहाँ वही झुग्गी पड़ी होती थी, उसी में सो जाते थे, खाना वो मिल जाता था। तो मैंने ये बेहतर समझा कि शेल्टर भी मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है, और 150 रुपये मिले थे, पिताजी को भेज देते थे। वहीं रहते रहते मैंने 79 में सोल्डरिंग वायरिंग का कोर्स किया।
79 में ही मैंने 12th किया और 79 में ही मैंने शादी भी हो गई मेरी। ये मैंने मतलब ये समझिए कि कागज़ बीनने के दौरान 78 में दिल्ली आया, 3 काम मैंने 79 में ही कर दिए। 80 में मैं भी कागज़ बीनता रहा, लेकिन मैंने बीए फर्स्ट ईयर कर लिया प्राइवेट। दिल्ली यूनिवर्सिटी से? नहीं, मेरठ यूनिवर्सिटी से प्राइवेट किया। प्राइवेट प्राइवेट में फार्म भरते हैं, फिर हो जाता है, वहीं से कर लिया। हाँ। 81 में मैंने बीए फाइनल कर लिया, वहीं कागज़ बीनते ही कागज़ उसी के यहाँ काम करते करते वो भी किया मैंने। 82 में मैं बस कंडक्टर बन गया, वहाँ से मेरा कॉल आ गया, मैं बस कंडक्टर बन गया और 93 तक मैं बस कंडक्टर बना रहा। लेकिन मैंने जो 6ठी क्लास में बाबा साहब को पढ़ा था कि बाबा साहब इतने ज़्यादा पढ़े लिखे थे कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा विद्वान थे, और उन्होंने इतने कष्टों में पढ़ा था जिनका कोई हिसाब नहीं है। बड़ा दर्दनाक उनका वो था जीवन उनका, उसमें उन्होंने इतनी पढ़ाई की और इतनी लगन से मेहनत की। तो बाबा साहब को मैंने वो छोटी सी किताबों में पढ़ा था लाइब्रेरी से, तो वहाँ से मुझे ऐसी प्रेरणा मिली कि मुझे पढ़ने का जो है बड़ी ज़बरदस्त लगन लग गई। और मैं कंडक्टर के दौरान भी पढ़ता रहा। कंडक्टर के दौरान भी मैंने क्या किया, मैंने एमए सोशियोलॉजी कर लिया कंडक्टर बनने के दौरान ही। 85 में ही मैंने कंप्यूटर सीख लिया, जब भारत में आंदोलन चल रहा था, कंप्यूटर विरोधी आंदोलन। मैं 85 में कंप्यूटर सीखे, कंप्यूटर का कोर्स किया। 85 में? 85 में। 86 में एक और कोर्स किया, सीएमसी, जो भारत सरकार की सबसे बड़ी कंपनी होती थी, सीएमसी से किया। और 87 89 फिर मुझे याद नहीं है मैंने क्या क्या तमाम कोर्स किए। आंदोलन चलता था, कंप्यूटर आ जाएगा तो मजदूर, हाँ सारे काम कंप्यूटर से होंगे। हाँ, मैं कंडक्टर बनता रहा। तो मुझे एक दिन बाद में पता चला कि मुझे, जो मैं क्या करता था कि जब कंडक्टर के दौरान, जो टिकट काटने के दौरान ना, दिल्ली में थोड़ी थोड़ी दूर में बस स्टॉप्स आते हैं, फिर सवारी चढ़ गई, फिर टिकट काटना, फिर सवारी चढ़ गई, टिकट काटना। लेकिन इन बिटवीन 2 बस स्टॉप्स के बीच में 1-1.5 किलोमीटर के 2 किलोमीटर के बाद बस स्टॉप आता था। तो इस इन बिटवीन में मैंने किताब खोल के पढ़ लेता था। तो मेरे कई फ्रेंड्स हो गए थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, और जो मेरी बसों में आते थे, बहुत अच्छा उन्हें लगता था। और मेरे जो डिपो के जो लोग थे, बस कंडक्टर, वो मुझे किताब वाला कंडक्टर के नाम से मुझे पहचानने लगे थे कि वो, अरे वो किताब वाला कंडक्टर। अच्छा, तो इस तरह से मैंने करते करते 89 में जो फिर पोस्टें निकली, मैंने कोर्स किया ये ट्रांसलेशन का, 90 में अनुवाद का कोर्स। तो उसमें जो करते करते जो है, फिर ये जैसे ही हमने वो कोर्स किए, तो भारत से ये एसएससी का एग्ज़ाम का वो आ गया, पोस्टें ट्रांसलेटर के लिए। तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कहा, भाई ये निकला है, ये भर दो। तो मैंने उसका, उधर से मेरा ट्रांसलेशन का काम, वो ऑफिस वो हो गया, और इधर ये पोस्ट निकल आई। 90 के आसपास शायद निकल आई होगी, या 90 में। तो मेरा जो है फिर 91 में मेरा रिज़ल्ट आ गया, और मेरा एसएससी का पास हो गया, जूनियर ट्रांसलेटर बन गया 92 में। लेकिन उसमें थोड़ा सा डंगा लगता रहा। नेचुरल है वो जो चीज़ है ना, वो काफ़ी लंबी है प्रोसेस, जो कि किस तरह से हमारे लोगों को बीच में उनकी बाधाएं डाली जाती है ना, कि मेरा डोजर रोक दिया, कि ये कागज़ नहीं है, वो कागज़ नहीं है, तमाम तरह के देरी करने का डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाती है भारत सरकार। जैसे ही पता चलता है कि ये SC ST हैं, तो ये लोग करते हैं। तो अल्टीमेटली मैं 93 में मैं ज्वाइन कर पाया, जबकि मुझे 92 में ज्वाइन कर लेना चाहिए था, जनवरी फरवरी। 1 ही साल लेट हुआ है, हाँ, 1 साल। तो कई साल देर होते हैं। नहीं, लेकिन बात ये होती है कि अगर आप 1 सप्ताह भी लेट होते हैं, तो आपका प्रमोशन में आपका बहुत दूरगामी परिणाम। आपके साथ जो एग्जाम दिए सब ज्वाइन कर लिए थे? हाँ, सब ज्वाइन आपका। हाँ, मेरा रुका हुआ था, ऐसी जानबूझ की बाधा डाली गई थी। तो ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं, हर एक के साथ ऐसे ही फेस करना पड़ता है। तो मैंने 93 में मैं बन गया ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर। मैंने होम मिनिस्ट्री ज्वाइन कर लिया। होम मिनिस्ट्री में, मेन मिनिस्ट्री में, नॉर्थ ब्लॉक में मैं रहा 2.5 साल, 2 साल। उसके बाद मैं चला गया डेपुटेशन पे पार्लियामेंट में, लोकसभा में। वहाँ मैंने 4.5 साल काम किया। 93 से 95 तक मैंने काम किया होम मिनिस्ट्री में।
95 में चला गया लोकसभा में डेपुटेशन पे। 99 तक मैंने वहाँ काम किया। फिर हमारा यूपीएससी के थ्रू सिलेक्शन हुआ केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में सीनियर ट्रांसलेटर के लिए। पहले यूपीएससी से होता था, तो वो पास करके हम सीनियर ट्रांसलेटर बन गए 6500 में। हाँ, वो एग्ज़ाम तो इंटरव्यू हुआ, उसमें एग्ज़ाम नहीं हुआ। अच्छा, इंटरव्यू हुआ। वो डिपार्टमेंटल था? हाँ, डिपार्टमेंटल। अच्छा, नहीं, डिपार्टमेंटल का नहीं, वो यूपीएससी जो ट्रांसलेटर सीनियर ट्रांसलेटर का होता है ना, सेंट्रल ट्रांसलेशन सिर्फ ब्यूरो के लिए, इंटरव्यू पे? वो इंटरव्यू ही था। और उसका इंटरव्यू, वो मुझे लगा कि वो वही लोग होते हैं जो पहले से काम कर रहे हैं। अच्छा। उन्हीं का होता है। अच्छा। तो पहले से काम कर रहे हैं तो उन्हीं का इंटरव्यू होना है। तो वो इंटरव्यू होगा तो मैं सीनियर ट्रांसलेटर बन गया। सीनियर ट्रांसलेटर बनने के बाद मैं 2018 तक उसी डिपार्टमेंट में काम किया। और वहाँ इस तरह से मुझे फेस करना पड़ा कि मेरे को मिलने थे, जो मेरा HBA में मुझे एक फ्लैट जहाँ मैं आज कर रहता हूँ, वो फ्लैट खरीदने के लिए मैंने पैसे के लिए अप्लाई किया। मेरा पैसा डिले कर दिया। 3 लाख का फ्लैट मुझे 4.25 लाख का पड़ा। मेरा इतना डिले कर दिया। किस वजह से? जस्ट वही SC होने की वजह से। इसका कोई कारण नहीं इसके पीछे कि क्यों पैसा, सरकार में पैसा है, मुझे पैसा नहीं दिया, क्यों? सताना है, प्रताड़ित करना है, मोरल डाउन करना। मोरल डाउन करना। मोरल डाउन का ये तो आर्थिक, भाई आर्थिक रूप से मुझे जो 3 लाख का तोड़ देना है ना। हाँ, जो 4 लाख का पड़ा, 4.5 लाख का पड़ा, मनोबल तो टूटता हाँ, है। मनोबल तो नेचुरली टूटता है। आर्थिक व्यवस्था तो ज़्यादा तोड़ती है ना। उसके बाद जो है मैं रिटायर हो गया। और रिटायर होने के बाद जो है, अच्छा, एक उल्लेखनीय बात ये भी है कि मैं 22 साल झुग्गी में ही रहा हूँ। हाँ, त्रिलोकपुरी में झुग्गी में रहा हूँ। और वहाँ वही होती थी झुग्गी, मिट्टी की दीवारों पे जो क्या अपनी पत्तियों वाली एक वो जो डालते हैं, पटेरे की, पटेरा बोलते हैं हमारे यहाँ, तो हाथी घास, ताड़ के पत्तों हाँ, से भी बना लेते हैं। हाँ, वो ताड़ के पत्तों जैसा होता है, लेकिन हाथी घास बोलते हैं हमारे यहाँ। वो पटेरे की वो झुग्गियाँ होती है, उसमें रहे थे, पानी टपकता था। वहीं 22 साल वहीं गुजारे हैं मैंने। और वहीं मेरे बच्चे भी हुए, वहीं ये जो जैसा बता रहे हैं, हाँ। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जीवनी को याद करें जी, तो देहरादून में वही स्थिति में वो जिए थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही। जब देहरादून वो गए थे प्रमोशन होके उनका, हाँ। और जब वो फ्लैट किराए पे लेना चाह रहे थे तो जाति की वजह से उनको कोई फ्लैट नहीं दे रहा था। तो मजबूरी में वो अपने ससुराल में रुके थे, और ससुराल में जगह बहुत कम थी। तो बहुत मुश्किल से फिर उनको कई दिनों बाद, मतलब कुछ महीनों बाद फ्लैट मिला था किराया पे। तो ये तो वो तो ससुराल में जैसे बोले थे कि जगह कम थी, ससुर सास रहते थे पहले से, तो वहीं पर किसी तरह गुजारा कर रहे थे, जबकि वो अधिकारी थे। नहीं, हम तो भाई झुग्गी में रहते रहे। और फिर मैंने 2001 में मैं फ्लैट में चला गया। 1998 मुझे मिल गया मकान, ये फार्म भरा था। 2001 में मैं फ्लैट में चला गया। और फ्लैट में भी फिर 2007 में फिर दिल्ली आ गए, सरकारी मकान मिल गया। अब रिटायरमेंट के बाद फिर वहीं चले गए। तो 2007 में मेरे साथ वही जातिवाद वाला मामला हुआ था। हमारे पड़ोसियों को बड़ा टेंशन उन्होंने दिया था मेरी वाइफ को। तो वो छोटी सी कहानी थी, जैसे मैं कल आया था तो मोहनदास मिश्रा जी ने बयान में उसे लिखवाया था। उसके बाद थोड़ा सा लिखने का वो आ गया। तो कहने का मतलब वहीं से ये मिला कि भाई आप चाहे कुछ भी बन जाए, आप कितने अच्छे कपड़े पहन लें, कितने अच्छे ऑफिसर बन जाए, कितना अच्छा कमा ले, कितना करोड़पति हो जाए, कुछ भी हो जाए, लखपति हो जाए, आपकी जाति की वजह से आपसे नफरत की ही जाती रहेगी। और जब नफरत की ही जानी है तो मैं जाति हम बदलने का क्या फ़ायदा है? जो लोग वाल्मीकि, भंगी से वाल्मीकि बनते जा रहे हैं, या अच्छे अच्छे गोत्रों के नाम रख रहे हैं, नाम उसका सौंदर्यकरण कर रहे हैं, तो जब इन चीज़ों का कोई फ़र्क पड़ने ही वाला नहीं है तो ये एक्सरसाइज की क्यों जाए? नाम चेंज करने की या इस तरह की सौंदर्यकरण क्यों करूं? ठीक है, भंगी है तो भंगी है ना, अब बताइए क्या करें। अभी भी कल परसों मेरे घर 30 जनवरी की बात है, मेरा फाइबर का तार काट दिया यहीं फ्लैट में ही। अच्छी सोसाइटी है वहाँ पे, बताइए क्या कारण क्या है? जातिवाद के अलावा और कोई कारण है नहीं, नफरत है लोगों में। ये तो अभी परसों की 3 दिन पुरानी तो बात है। और कभी ऐसा जीवन में जब आपके साथ जातिवाद ऐसा हुआ कि आप एकदम अंदर से टूट गए हो? देखो,
जातिवाद का अंदर से टूटना, देखो असल में गांव देहात में तो होता था कि जैसे सिलेक्शन होता था। जैसे हम लोग एक बार गांव पढ़ स्कूल जा रहे थे, तो कई लोग थे, कुम्हार का एक, चमार का भी था, वो एक नाई का, हम 3-4 फ्रेंड थे। तो ऐसे खेत में से, गन्ने के खेत थे, गन्ने में जा रहे थे, रास्ते में गन्ने तोड़ दिए, सबने ले लिए, लेकिन उसके खेत के मालिक ने पिटाई मेरी की। तो भाई गन्ना तो उसने भी तोड़ा था, गन्ना मैंने भी तोड़ा था, दूसरे लोग थे। तो ये इस तरह की मतलब ऐसी ऐसी भावना रहती है कि इसको ही सताया जा सकता है। तो इस तरह का मामला है, और मुझे फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है। ऐसी घटनाएं तो ज़रूर हुई होंगी लाइफ में कि जिस तरह से जाति का, तो जैसे बस वो थे डीटीसी में थे, तो वहाँ कई बार एक टेलीफोन ऑपरेटर की एक बार पोस्ट निकली थी, एक बार निकली लेबर वेलफेयर ऑफिसर की। तो हुआ क्या, लेबर ऑफिसर मैं उसके लिए सूटेबल था, क्योंकि मैंने एमए सोशियोलॉजी का रखी थी, तो उस पोस्ट लेबर ऑफिसर के लिए मैं ही ज़्यादा सूटेबल था। लेकिन वहाँ पे एक ऐसे ही जिसकी सिंपल पता नहीं कोई और दूसरी एमए रहेगी, उसको बना दिया। इसी तरह से वो टेलीफोन ऑपरेटर वाला भी था, जबकि मैंने कंप्यूटर में बहुत सारे कोर्स वो किए हुए थे, तो टेक्निकली मैं ज़्यादा एलिजिबल था, मेरा वहाँ नहीं किया। तो ये तो हर जगह होता। अच्छा, रिटायरमेंट अभी यहाँ पे मेरा 2005 से प्रमोशन ड्यू था, जहाँ से मैं 2018 में रिटायर भी हो गया, नहीं किया। पोस्ट खाली है, एलिजिबिलिटी भी है, सब कुछ है, क्यों नहीं हो रहा भाई? ये सरकार के जो है ना, ये डिलेइंग टैक्टिक्स होती है, उसको लटका के ऐसा रखो कि वो कभी कभी। अच्छा, एक और वाक़या भूल गया कि मेरे को इसी जातिवाद की वजह से मेरे को चार्जशीट दे दी कि भाई काम नहीं करता। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में मुझे कहा गया काम नहीं करते, काम भाई बड़े मतलब जिसको काम देते काम नहीं करते। जबकि क्या है, इंटर स्टेट काउंसिल, गृह मंत्रालय में प्रशस्ति पत्र, मतलब आपने बहुत अच्छा काम किया, और कैबिनेट में बहुत अच्छा काम किया, और पीएमओ में बहुत अच्छा काम किया, राष्ट्रपति भवन से बहुत अच्छा काम किया है, मतलब जगह आपको तारीफ। क्या आपने कौन सा, वित्त मंत्रालय में हमने काम किया, मतलब वहीं रहते रहते तो बहुत अच्छा काम किया। मतलब जैसे ही हम बाहर के डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वहाँ से प्रशंसा होती है, लेकिन भाई ये वाला हमारे वाले दफ्तर वाले जो है वो कहते हैं कि ये काम नहीं करता। ये कैसे हो सकता है कि बाहर के आगे प्रशंसा पत्र ला रहा है और आप उसकी तारीफ वो कर रहे हो? मेरे को चार्जशीट दे दी। चार्जशीट का हालांकि कुछ होना नहीं था, मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे पता था कि कुछ होना नहीं है इसमें। मेरा इंक्रीमेंट रुकवा दिया 1 साल का, हालांकि टेम्परेरी नुकसान था, लेकिन अभी जो आपने कहा था वो तोड़ते तो है ना, टेंशन तो देते हैं ना। परेशानी जो मेंटल टेंशन है, प्रताड़ित तो करते हैं, जो जिससे हमारा दिल टूटता है, हमारी आत्मा परेशान हो, आत्मा को भी कहते, लेकिन जो हमारा इनर, जो हमारी जो सेल्फ है, वो तो परेशान हो जाता है ना। तो इस तरह से, लेकिन ये है कि हम लोग बहुत सारी किताब पढ़ते हैं, बाबा साहब को पढ़ते हैं, उनके जीवनी से प्रेरणा लेते हैं, तो हमारे अंदर जो है ये बना रहता है कि भाई जज्बा बना रहता है संघर्ष करने का, और वो संघर्ष आज भी जारी है, आगे भी जारी रहेगा। टीचर, शिक्षकों के द्वारा आपके साथ बहुत उत्पीड़न हुआ है। टीचर आपको भंगी भंगी कह के बुलाते थे, और पहली बार आप चप्पल कब पहने इस? हाँ, मैं देखिए, ये चप्पल पहनने का तो ये मामला था कि हम नसीब, मतलब घर की हालत इतनी ख़राब थी कि हम लोग चप्पल पहनते नहीं थे, नंगे पैर जाते थे। तो हम सड़क, जो खेतों के रास्ते जाते थे ना, तो जहाँ जहाँ घास खड़ी, गर्मी के दिनों की बात है, सर्दी में तो वहाँ जाते थे। गर्मियों में तारकोल की सड़क होती थी, उससे बच के हम मिट्टी भी गर्म हो जाती है, तो वो भी तो पैर जलते हैं, तो हम खेत के किनारे वो जो घास खड़ी होती है ना, उस पर चलने की कोशिश करते थे। तो चप्पल पहनने का मामला ये है कि मेरे पास था वो PCM 11वीं में, तो हमारे फिर प्रैक्टिकल होता था, उसमें टेस्ट ट्यूब्स होती थी केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में। तो केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में तो टेस्ट ट्यूब टूट के नीचे गिर जाए, वो तो आम बात थी, सॉफ्ट होती है टेस्ट ट्यूब, तो कहीं
चोट ना लगे। तो इसलिए हमारे केमिस्ट्री के टीचर ने कहा कि लैब में तभी आना है जब चप्पल पहन ले। तो ये समझिए कि मैंने पहली बार चप्पल लाइफ में कब मिली हमें, 11वीं में या शायद 12वीं में, तब हमारे प्रैक्टिकल शुरू हुए केमिस्ट्री के, तब हमने पहनना शुरू किया। अच्छा, कोई टीचर आपको बाथरूम साफ करवाए थे? हाँ, एक टीचर था, वो 10th से पहले की बात है। वो आया था, बाहर से आया था, उसका नाम मुझे आज भी गुलशन नाम याद है उसका। और उसे पता लगा लिया होगा कौन भाई इसमें भंगी है। तो वो हमें घर पे, उसका ट्रांसफ़र हुआ था बनारस से यहाँ बड़ौत में हमारे यहाँ। तो वो बंदा जो है उस घर लेके गया था, उसने साफ़ करवाया था, हमें पता है। किसी मकान जैसे किराए पे लिया था ना उसने, तो टूटा फूटा पड़ा था बाथरूम, तो गंद तो थी, लेकिन हमने मतलब इस तरह की भावना पैदा नहीं होती थी हमारे, जैसा हम आज फील कर सकते हैं ना, वहाँ नॉर्मली कर देते। हाँ, नॉर्मली तो ऐसा था कि चूँकि परिवार में हो रहा था, ये सब कुछ होता था ना, तो हमें ऐसा फील नहीं होता था कि ये मुझे प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है। ये भावना तो तब आती है ना जब आपको फीलिंग आने लगती है, जब जागरूक होते हैं, जब जागरूक हो तब हमें पता चलता है। वरना तो हमें तो हमारे साथ पैदा ही इसीलिए हुए। हाँ बिल्कुल, हमें तो पार्ट लगता है लाइफ का। ये एक वाकया है कि आपके पड़ोसी के, जब आप गाजियाबाद में शिफ्ट हुए, हाँ। तो अगल बगल वाले लोग नहीं कहते कि चीनी जरा सा घट गया, जरा दीजिएगा, चाय पत्ती घट गया। तो आप लोग में भी ये सब कुछ हो रहा था? एकदम सीधे सीधे नहीं पूछते ना, तो पानी वानी का लेन देन तो चलता था पहले। और मेरी अनुपस्थिति, मैं तो ऑफिस जाता था, तो मेरी अनुपस्थिति में शायद खान पान का कुछ या चीनी बीनी का कुछ होता होगा, तो हो जाता था, मतलब इतना नहीं था। लेकिन जब उन्होंने पता जात पूछी, तब मेरी वाइफ ने बताया, तब उनका रवैया बदला। ये 2007 की बात है। उससे पहले मतलब 3-4 साल तक ऐसा नहीं हुआ था। हालांकि वो तब से ही रह रहे थे, जब से हम 2001-2002 से रह रहे थे, तो 4-5 साल से हम रह रहे थे। उनके यहाँ पानी ख़त्म हो जाता तो पाइप डाल के हम लेते थे, हमारे यहाँ मोटर लगी थी वो ले लेते थे। वो किराएदार थे, हम मकान मालिक थे, तो तब तक तो ऐसा नहीं होता था। उसके बाद ही जैसे पता चला, उसके बाद उनका रवैया बदल गया और फिर एकदम से कट ऑफ हो गया। अच्छा। बात करना और मतलब दूरियां स्थापित हो गई। फिर मैं 2007 में जैसे ये वाकया होता, उसके बाद जो है मुझे सरकारी मकान मिल गया दिल्ली में, तो मैं दिल्ली में चला आया। अब उसके बाद 11 साल रह गए, 2018 में अब वापस आया हूँ। 2018 में जब हम यहाँ आए, तो जब हमने छत पे आके कुर्सियाँ नहीं लगी, कुर्सियाँ तोड़ दी, मेरा पलंग तोड़ दिया। वो जो एक होता है प्लास्टिक के जो रस्सी हमारा होता है। और अभी हाल ही में जो बताया कि 2-3 दिन पहले वो हमारा उसका फाइबर का तार काट दिया। तो ये संघर्ष अभी भी जारी है? हाँ बिल्कुल, मैं सामने की बात बता रहा हूँ। हाँ। तो एक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, हिंदी के बड़े साहित्यकार हुए। उनकी ज़िंदगी में भी कुछ इस तरह का ही मामला था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को लिखा और किताब का नाम है जूठन, पार्ट 1 पार्ट 2 आप पढ़ सकते हैं उनकी जीवनी। और वैसी ही ज़िंदगी इनकी भी है, जाति भी वही है। चूहड़ कहते थे आप लोग को, चूहड़ा। वही इसी तरह की बात ओम प्रकाश वाल्मीकि भी लिखे हैं। रमेश भंगी जी की भी कहानी मिलती जुलती है उसी तरह से। जो एक जाति है, इनकी बात नहीं है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की बात नहीं है। जो दलित समाज में जिसको महादलित कहते हैं लोग, दलितों में भी जो सबसे निम्न वर्ग में स्थिति, उनकी हालत खराब, उनकी यही स्थिति है। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, कोई भी राज्य हो, तो आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है इनको। गृह मंत्रालय में ऑफिसर के पद से रिटायर हुए बावजूद आज भी ये जाति का दंश झेल रहे हैं। और ओम प्रकाश वाल्मीकि देहरादून गए प्रमोशन होके, तो वहाँ उनको इसलिए घर नहीं मिलता था क्योंकि वो वाल्मीकि भंगी जाति से थे, चूड़ा जाति जिनको बोलते हैं। तो इनके जो संघर्ष इनका, और क्या आप सोचते हैं इनसे जो बातचीत हुई उस पर प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।